हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और जिसमें चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, ये दोनों चीज़ आप समझ चुके थे। और उसके बाद फिर क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। जब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम इकोनॉमी में आती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स अपनाए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो उसमें सिंपली दो मेजर्स होते हैं। एक होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है इकोनॉमी में, जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसे तो कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, जो हम इससे पहली वीडियो में पढ़ा चुके हैं फिस्कल पॉलिसी पूरी। और एक होता है जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मीनिंग क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो क्या लिखते हैं अगर बाई चांस व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन आ जाता है एक 1 मार्क्स या आपको पूछा जाता है, तो कैसे आंसर देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द आरबीआई ऑब्लिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा एडॉप्ट की गई या ली गई पॉलिसी है जो आरबीआई चलाता है टू कंट्रोल आइदर द इंटरेस्ट रेट पेबल फॉर एवरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या टू कंट्रोल करने के लिए आइदर या तो इंटरेस्ट रेट पेबल फॉर एवरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और द मनी सप्लाई, या कह सकते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं उसमें जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं, पैसा लेते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर कंट्रोल उसको कम ज़्यादा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है, तो इंटरेस्ट रेट को कह सकते हैं या मनी सप्लाई को, दोनों बात एक ही है, तो उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप पढ़ते हैं मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, अगर एक्सेस डिमांड हो जाए यानी कि डिमांड ज़्यादा हो जाए या डिमांड कम हो जाए इकोनॉमी में, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होती है जब डिमांड एडीएएस से कम होती है और एडीएएस से ज़्यादा होती है तो एक्सेस डिमांड कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मॉनेटरी मेजर्स यानी कि आरबीआई के द्वारा कौन से मेजर्स यानी कि कौन से रूल्स अपनाए जाते हैं, वो कौन से मेजर से लिए जाते हैं, कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, वो हम सब पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको बैंकिंग में भी ये क्रेडिट कंट्रोल में ये पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इजी लगेगा। और फिर एक बात समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। और ये यहाँ तक यानी कि रिवर्स रेपो रेट तक, ये तो हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। ध्यान रखेंगे क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर्स, यानी कि क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके कंट्रोल किया जाता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करना होगा, और अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो इकोनॉमी में मनी फ्लो को ज़्यादा करना होगा। तो इनकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके, जैसे कि रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये सारे इंटरेस्ट रेट हैं, तो इनको, या सीआरआर है, एसएलआर है, क्या है ये चीज़ अभी समझाता हूँ। तो इन्हें तो बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और ये होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। 3। तो आप ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि बाई चांस कभी पूछ लिया जाए व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो अब इससे सबसे पहले क्या करते हैं ये बाद में समझेंगे, पहले इन टर्म्स को जान लें थोड़ा इन शॉर्ट। बैंक रेट क्या होता है? देखिए बैंक रेट आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है, कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा कम होता है तो वो आरबीआई के पास
लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आपने पढ़ा होगा कि लास्ट में वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है और वहाँ से पैसा लेता है। तो वो जो पैसा देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है। तो वो जो इंटरेस्ट का जिस रेट से लेता है उसे बैंक रेट कहा जाता है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। अब बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग्स की जाती हैं, यानी कि क्रेडिट लिया जाता है, उधार लिया जाता है आरबीआई से, तो वो तो होता है बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, क्योंकि बैंक का काम शॉर्ट टर्म में पूरा हो जाता है, तो आज है और कल फिर पेमेंट डिपॉजिट हो जाता है, फिर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रेपो रेट होता है। रेपो रेट पे अलग इंटरेस्ट रेट होता है और बैंक रेट पर अलग होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता है इन पर, बस केवल इतना ही होता है। तो ये है बैंक रेट और रेपो रेट, आप समझ गए। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब, सीआरआर का मतलब होता है कि बैंक, जो आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि सारे कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो आरबीआई के द्वारा निश्चित किया जाता है, 4, 3, 5, 10 जो भी परसेंटेज है वो आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। तो उतना परसेंट, सपोज 5% है या 4% है, उसे बैंक जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई में जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे, तो उसे बोला जाता है सीआरआर। और उसके बाद एसएलआर क्या होता है? एक रूल और बना रखा है आरबीआई ने कि ये सब कंट्रोल करने के लिए, कि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब तरलता, तरलता का मतलब होता है कैश। तो बैंकों के पास जो भी जमा आती हैं उसका कुछ परसेंटेज, 10%, 15%, 20% कैश हर टाइम अपने पास रखना होगा। ये आरबीआई का रूल है। तो आरबीआई के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या ये रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं कमर्शियल बैंक से कि उन्हें अपनी जमाओं का, अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट, 10% जो भी परसेंटेज है, ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, तो वो बैंक को अपने पास रखना होगा। उसे कहा जाता है एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये सीआरआर और एसएलआर में थोड़ा सा अंतर समझिए। ये बैंक के पास जमा होता है और ये तो आरबीआई के पास जमा होता है और ये कमर्शियल बैंक अपने पास जमा रखते हैं। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है जिसमें आरबीआई सिक्योरिटीज सेल या परचेज करता है ओपन मार्केट में। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, वो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज, जैसे कि आप जानते हैं एनएससीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ये सिक्योरिटीज होती हैं, इनको सेल या परचेज करता है, जिससे कि वो इकोनॉमी की जो परचेजिंग पावर है, इकोनॉमी की परचेजिंग पावर है या लिक्विडिटी है, उसको कम या ज़्यादा करने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है। तो उसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। अब क्या है? एक रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब, आप रिवर्स का मतलब उल्टा समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और पता चलता है कि कोई पैसा जल्दी से वो लोन में नहीं जाना है, कोई छुट्टी है या कुछ ऐसा है कि वो लोन से ज़्यादा उनके पास है, तो वो अपना पैसा अपने पास नहीं रखते। बैंक एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर होता है, तो वो क्या है, वो अपने पास पैसा नहीं रखता। वो क्या करता, अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रख देता और रिजर्व बैंक उसके बदले में उसे इंटरेस्ट देता है। यहाँ पर देता है, यहाँ पर लेता है और यहाँ इंटरेस्ट देता है, क्योंकि उनका पैसा फ्री में नहीं रखता, वो अपने पास रखता है, तो उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। कम रेट पर देता है, कम देता है, क्योंकि अपनी मर्जी से बैंक वहाँ रख रहे हैं, पार्क कर रहे हैं अपनी मनी को, तो कम रेट पर देता है, लेकिन देता है इंटरेस्ट रेट, तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। और उसके बाद होता है नेक्स्ट मॉरल सुएशन। ये हो गए क्वांटिटेटिव, इन्हें कम ज़्यादा करके, ये सारे रेट्स कम ज़्यादा करके कंट्रोल किया जाता है मार्केट को, मनी मार्केट को। अब यहाँ है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है कि एक, आप ध्यान से समझ लें कि किसी कोई ज़बरदस्ती कोई रूल्स ना बना करके एक आरबीआई की एक अपील होती है, एक सुझाव होता है, सजेशन होता है, कुछ
जैसे कि कहते हैं कि जब कभी कभी जब मतलब एक प्रेशर से काम नहीं होता तो वहाँ पर बड़े पोलाइटली काम हो सकता है। तो पोलाइटली कुछ बैंकों को कुछ सुझाव दिए जाते हैं, भाई अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो आपको लोन कम देना चाहिए। इस तरह से कुछ सुझाव बनाए जाते हैं जिन्हें जो फॉलोअर बैंक हैं, यानी कि कौन से ये व्यापारिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो उसे फॉलो करते हैं, वो मॉरल सुएशन कहलाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा करके भी ये एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कम ज़्यादा किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है। अब क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट होती क्या है, पहले तो ये समझना है हमें, ये टर्म्स समझ रहे हैं हम। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आप लोन लेने जाते हैं तो आप जो सिक्योरिटी रखते हैं उसकी प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो मान लो 50 लाख है। मान लो आप मकान बनाने के लिए लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, तो आप जो पेपर्स रखते हैं उसके रजिस्ट्री के, जगह के, ज़मीन के, बैंक के पास, उसकी कीमत सपोज आप ऐसे समझिएगा, एग्जांपल है, तो आप समझिए कि वो 50 लाख की है, 50 लाख, और आपको बैंक लोन देता है 40 लाख। तो उसके बीच का जो गैप है, यानी कि वो कम का लोन दे रहा है आपको, उतने जो वैल्यू है आपकी मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी की, उससे कम का लोन दे रहा है, तो उस जो गैप है जो उसका, उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। वो रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा करके लोन पर कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो क्रेडिट यानी उधार देने का एक राशनिंग का मतलब आप समझते होंगे, एक कंट्रोल कर लेना। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में ये समझ लीजिए कि आप जैसे कि कार्ड बने होते हैं, राशन कार्ड जिन्हें बोलते हैं, तो आप दुकान पर जाते हैं, जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं, और वहाँ से आपको यूनिट के हिसाब से राशन मिल जाता है, तो वो राशनिंग है। यानी कि एक यूनिट में 5 किलोग्राम मिल रहा है, तो किसी के 2 यूनिट है तो 10 किलोग्राम मिल गया, 4 यूनिट है तो 20 किलोग्राम मिल गया। तो इसी तरह से इन्होंने आरबीआई ने क्या कर रखा है कि इस तरह के डिपार्टमेंट को इतना क्रेडिट दिया जाएगा, इसको इतना दिया जाएगा, इसकी जिसकी जितनी वैल्यू है उस हिसाब से उसकी राशनिंग कर दी। तो वो राशनिंग ऑफ द क्रेडिट, उससे भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब इन पॉइंट्स पर हम ये देखेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा किसी तरह का कोई इसमें ज़्यादा कोई ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक रेट है, बैंक रेट कम या ज़्यादा करके, अगर कंडीशन दो हैं सब में, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है। डेफिशिएंट डिमांड, तो अब बैंक रेट अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी मार्केट में, यानी कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई से, सप्लाई उतनी नहीं है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, ऐसी कंडीशन में जो बैंक रेट है वो क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ा दिया जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आरबीआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो कमर्शियल बैंक जो है अपने ग्राहकों से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, जिससे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से जो है जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, यानी कस्टमर है, वो लोन कम लेगा, और कम लेगा तो क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो क्या होगा कि वो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम करेगा तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आ जाएगी। और ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होती है तो इसमें डिक्रीज कर दिया जाता है, यही बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। डिक्रीज का मतलब घटा दिया जाता है, इसमें बढ़ा दिया जाता है और इसमें डिक्रीज कम कर दिया जाता है। कम करने पर क्या होगा, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से कम इंटरेस्ट रेट लेगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसके पास पैसा ज़्यादा बच जाएगा लोन देने के लिए, और वो भी अपने इंटरेस्ट रेट जो अपने कस्टमर से कम कर लेगा। तो कम इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा क्रेडिट लेगी, ज़्यादा
लोन लेगी और ज़्यादा लोन लेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है इकोनॉमी में, यानी कि जो डिमांड कम हो रही है वो डिमांड बढ़ने लगेगी और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आने लगेगी। तो सेम इसी तरह से अब रेपो रेट, डेफिशिएंट डिमांड, अब इसमें भी सेम रेपो रेट और बैंक रेट में मैंने कहा था ज़्यादा अंतर नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगा और इसमें डिक्रीज हो जाएगा। इसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसमें डिक्रीज करने पर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसके बाद आता है CRR। अब CRR में कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो या इसे LRR भी कहा जाता है, कई जगह आपको LRR लीगल रिजर्व रेशियो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो CRR या LRR, इसको भी अगर CRR का मतलब क्या होता है कि जो RBI के द्वारा एक कुछ परसेंटेज जो है अपने यहाँ जमा करा ली जाती है कमर्शियल बैंक से, अगर वो ज़्यादा अपने यहाँ जमा करा लेगा तो क्या होगा कि इनके पास जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा कम रह जाएगा पब्लिक देने के लिए, तो क्या होगा, वो लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आएगी। तो इसका मतलब है CRR इंक्रीज होगा जब अगर CRR को बढ़ा देगा RBI। CRR को बढ़ाने का मतलब है कि 10% था 20% कर दिया। पहले 10% जमा करते थे कमर्शियल बैंक किसके पास, RBI के पास, अब 20% जमा कर रहे हैं। तो ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके पास कम बच रहा है, किसको देने के लिए, कस्टमर को देने के लिए। जब कम बच रहा है तो वो कम ही लोन देंगे, कम देंगे तो परचेजिंग पावर भी लोगों की कम होगी, यानी कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ इंक्रीज, तो यहाँ इंक्रीज करेगा और यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि जो बैंक अपने पास रखता है उसकी भी सेम कंडीशन है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में। एक्सेस डिमांड में बढ़ा देगा और डेफिशिएंट डिमांड में कम हो जाएगी। यानी कि अगर बैंक को वो कह देगा कि अपने पास कम पैसा रखो, RBI कहेगा बैंक के पास, बैंक से कमर्शियल बैंक से अपने पास कम पैसा रखो, ठीक है, तो क्या होगा कि जब कम पैसा रखेंगे तो ज़्यादा लोन देंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होगी, तो कम करेगा तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन कंट्रोल होगी। और अगर ज़्यादा कर देगा रेट को SLR का तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी। अगर बैंक को कहेगा तुम्हें ज़्यादा परसेंटेज अपने पास रखना है तो वो पब्लिक को कम दे पाएंगे और जिससे एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी। अब उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करना होता है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। देखिए सिक्योरिटीज़ का मतलब है परचेज करना, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझ लें क्या है। एक्सेस डिमांड की कंडीशन होगी तो इट मीन्स कि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है तो उसे कम करना है, इकोनॉमी में से पैसा विड्रॉ करना है, तो इसका मतलब है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। क्या करेगा, RBI सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। सेल करने का मतलब क्या है समझ लीजिए, वो केवल एक बॉन्ड देगा, जैसे कि उसने NSC दे दी और उसमें कह दिया कि पहले NSC में 10 साल में पूरे होते थे, अब 6 साल में पूरे हो जाएंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। NSC का मतलब होता है कि एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप उसमें पैसा जमा करते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम ये NSC है, और उसमें आप जमा करते हैं और आपको एक पेपर मिल जाता है। जैसे कि बैंक में FD बनाते हैं, एक पेपर दे देते हैं, बैंक वाले क्या देते हैं आपको, एक पेपर ही तो देते हैं, बैंक में पैसा बैंक ले लेता है। इसी तरह से जो सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटीज़ कोई भी NSC है, उसे अगर RBI सेल कर रहा है, RBI ने निकाल दिया, अपनी स्कीम निकाल दी कि हम 5 साल में दुगना करेंगे या 6 साल में दुगना कर देंगे, और हो रहा था पहले 10 साल में या 8 साल में दुगना, तो क्या है, पब्लिक क्या है, वो खर्च करने के बजाय उन्हें खरीदेगी। किसको खरीदेगी, NSCs को खरीदेगी। इट मीन्स कि RBI सेल कर रहा है और पब्लिक खरीद रही है,
तो खरीदेगी तो पैसा किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, और पैसा पब्लिक के पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो डिमांड कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन हो रही थी इकोनॉमी में, डिमांड ज़्यादा हो रही थी, वो कम होने लगेगी और ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और उसी तरह से डेफिशिएंट डिमांड की परचेज करेगा, तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में परचेज करेगा, यानी कि अगर कंडीशन डेफिशिएंट डिमांड की है, डिमांड कम है, मंदी की कंडीशन है इकोनॉमी में, तो ऐसे समय में इकोनॉमी को पैसे की ज़रूरत है। कस्टमर के पास पैसा नहीं है, वो पैसा अगर पैसा आएगा तो खर्च करेगा, तो चीज़ें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इकोनॉमी चल पड़ेगी। तो जब डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है, मंदी की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों के पास पैसा होना चाहिए। पैसा पहुंचने के लिए क्या करेगा, वो कुछ ऐसी स्कीम निकाल देगा आरबीआई, जिनके पास जो सिक्योरिटीज़ रख रखी थी पहले खरीद करके जिन्होंने, उसे ये कह देगा कि चलो 8 साल में जिनकी पूरी होनी चाहिए मैं 6 साल में पूरी कर रहा हूँ। कुछ ऐसा निकालेगा कि या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे लोग जो है अपनी एनएससी तुड़वाने लगेंगे, ठीक है। यानी कि आरबीआई परचेज कर रहा है और पब्लिक बेच रही है, सेल कर रही है। यानी परचेज कौन कर रहा है, आरबीआई। यहाँ आरबीआई के रिगार्डिंग है सेल एंड परचेज। तो आरबीआई क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, लोगों से ले रहा है, वो कागज़ के टुकड़े ले रहा है और बदले में पैसे नोट दे रहा है। तो जब पैसा पब्लिक के पास पहुंच जाएगा तो वो मार्केट में जाके खर्च करेंगे, जिससे डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आएगी। ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे सारी टर्म्स। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट किसको दे रहा है, कमर्शियल बैंक को दे रहा है। अब आरबीआई अगर इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो जो पार्क कर रहे हैं पैसा, जो आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक पैसा पार्क कर रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, उसके बदले में अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देने लगता है, अगर वो ज़्यादा देने लगता है तो क्या है, रेपो रेट बढ़ा देता है, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे आरबीआई के पास, ठीक है। तो ज़्यादा रखना चाहेंगे तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर ये इंक्रीज कर देगा। एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब है कि वो बदले में जो इंटरेस्ट दे रहा है वो उसे ज़्यादा देने लगेगा। जब ज़्यादा देने लगेगा तो कमर्शियल बैंक जो है अपना पैसा ज़्यादा रखने लगेंगे आरबीआई के पास, और ज़्यादा रखेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा, तो पब्लिक को लोन कम देंगे, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जब डिमांड कम है, मंदी की स्थिति है इकोनॉमी में, तो ऐसे में तो रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट कम करने का मतलब है कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को मान लो 4% दे रहा था, तो अब वो 2% दे रहा है। जब 2% दे रहा है तो क्या है, तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई को पैसा ना दे करके वो पब्लिक में कम रेट पर भी पैसा दे सकते हैं, तो वो देने लगेंगे, तो इट मीन्स कि यहाँ घटा देगा। तो ये रिवर्स रेपो रेट की कंडीशन होगी। उसके बाद है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में आप समझ सकते हैं कि एक अपील होती है, एक सजेशन होता है, किसको, कमर्शियल बैंक को, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और उससे क्या होता है कि वो मानना होता है, क्योंकि आरबीआई के अंडर ही सारे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, तो इसलिए उसकी हर अपील को मानते हैं। तो वहाँ पर उसकी बात को मान करके वो पब्लिक को जो लोन है वो कम देंगे। और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी और जो लोन कस्टमर को दिया जा रहा है उसमें जो गैप है बीच का, वो गैप अगर ज़्यादा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी।
तो इसका मतलब है अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अब एरो का मतलब इंक्रीज समझ लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब है बढ़ा दिया जाए। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी पर अगर गैप हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, या अगर आरबीआई ने कह दिया कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है इसका 50% ही लोन देंगे आप, तो 25 लाख का लोन दे सकता है कमर्शियल बैंक, उससे ज़्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई के रूल्स हैं, उससे फॉलो करने ज़रूरी हैं। तो कस्टमर क्या समझेगा कि यार 25 लाख के लिए मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रहा हूँ, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है, छोड़ो मैं लोन लेता नहीं, बाद में देखेंगे, तो टाल देगा बात को। तो ऐसी कंडीशन में एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि डिमांड जो पब्लिक के, जो कस्टमर के पास पैसा नहीं जाएगा तो खर्च कम करेगा, और खर्च कम करेगा तो क्या होगा कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल होगी और इसमें कम कर देगा। अगर कंडीशन डेफिशिएंट डिमांड की है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब है इकोनॉमी में पैसे की ज़रूरत है, ऐसे में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी, यानी कि 90% लोन दे दो। आरबीआई ये कह सकता है कि 90% लोन दे दो, 50 लाख में 45 लाख रुपए लोन दे दो। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी को रख रहे हो तो 45 लाख रुपए का लोन दे दो। तो इसमें कस्टमर समझेगा कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी, अगर मैं लोन लौटा भी नहीं पाया तो मुझे पूरी प्रॉपर्टी तो लगभग 5 लाख रुपए तो कम है, और पूरी प्रॉपर्टी के बराबर तो पैसा मिल रहा है, तो आसानी से लोन लेगा, और लोन लेगा तो खर्च करेगा, खर्च करेगा तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आएगी। अब आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट जो क्रेडिट है, यानी कि जो उधार दिया जा रहा है लोगों को, उसकी कंट्रोलिंग करके उनको डिवाइड करके कि कौन से डिपार्टमेंट को, यानी कि कौन सी चीज़ में कितना लोन देना है, जैसे कि एजुकेशन में कितना देना है, हाउसिंग में कितना देना है, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना देना है, सब के अलग अलग उसके लिए बांट देना। ठीक है। अगर कंडीशन एक्सेस डिमांड की है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो क्रेडिट कम देना शुरू कर देंगे राशनिंग में, यानी कि कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट कम कर देंगे, और अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो ज़्यादा देना शुरू कर देंगे, तो जिससे दोनों एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी। तो अब ये आपका यही है मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत इजीली आपको समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल जो टू द पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।